अगर आप देखोगे कि जो अनक्लॉज है ये 1982 का 1982 का एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है। और ये क्या इस्टेब्लिश करता है, किन चीजों को स्थापित करता है? ये स्थापित करता है कि जो मरीन और मैरीटाइम एक्टिविटीज हैं, यानी कि समुद्रों में जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को लेकर के लीगल फ्रेमवर्क यानी कि जो कानूनी ढांचा होगा वो क्या होगा। ठीक, अब इसे हम लॉ ऑफ सीज भी कहते हैं, यानी कि समुद्र के नियम भी कहा जाता है, समुद्र का कानून भी है ये। बेसिकली पॉइंट यहां पर ये है कि जब ये अनक्लॉज नहीं था, भाई 1982 का समझौता है, तो उससे पहले आप कहोगे उससे पहले क्या होता था? अब उससे पहले होता ये था कि जैसे अगर आप लैंड की बात करोगे ना, स्थल की, तो भाई स्थल पर किस देश के अधिकार कहां तक हैं, किस देश की संप्रभुता सॉवरेनिटी कहां तक है, ये तो एकदम क्लियर है। लेकिन जब पानी की बात आती थी, जब महासागरों की बात आती थी, तो महासागरों के अंदर किसी देश का अधिकार कहां तक होगा, ये चीजें क्लियरली डिफाइंड नहीं थी। अब उससे कहानी क्या हो जाएगी भाई, अगर मान लो कि ओशन में, महासागर में कोई एक इलाका ऐसा मिल गया जहां पर संसाधन बहुत ज्यादा है, मान लीजिए पेट्रोलियम के बहुत बड़े भंडार मिल गए, तो अब क्या होगा? अब जो शक्तिशाली देश हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, वो वहां पर जाकर के कब्जा कर लेंगी, क्योंकि स्थल पर सोवरेनिटी है ना, लैंड पर संप्रभुता तो निर्धारित है, फिक्स्ड है। पानी के अंदर किसके अधिकार कहां पर हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है। तो इससे दिक्कत क्या हो रही थी कि भाई जो छोटे मोटे देश हैं, कोस्ट पर हैं, तट पर हैं, लेकिन समुद्र में उनका कोई अधिकार नहीं है। जो बड़े बड़े देश हैं, जो शक्तिशाली देश है, उन्होंने क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए कि देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, विवाद ना हो, ठीक है, इसको दूर करने के लिए संधि आ जाती है। अब ये संधि करती क्या है, ये अग्रीमेंट, ये समझौता करता क्या है? इसने सिंपली जो ओशनिक वाटर है या जो मरीन एरियाज हैं, समुद्री क्षेत्र हैं, उनको 5 जोन्स में क्या कर दिया? बांट दिया, 5 क्षेत्रों में बांट दिया। सबसे पहला इंटरनल वाटर यानी कि आंतरिक जल। दूसरा आप देखोगे टेरिटोरियल सी या टेरिटोरियल वाटर भी आप कह सकते हो, क्षेत्रीय जल कहते हैं। तीसरा आ गया कॉन्टिगुअस जोन यानी कि सांतत्य क्षेत्र आपका आ जाएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और हाई सी, हाई सी मतलब जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आगे की चीज होगी। अब इस संधि को अगर आप देखोगे तो ये संधि बेसिकली करती क्या है? ये संधि बेसिकली ये बताती कि देखिए जो पांचों के पांचों क्षेत्र है ना, इन पांचों के पांचों क्षेत्रों में जो तटवर्ती देश हैं, उन तटवर्ती देशों के अधिकार क्या होंगे, ठीक है, उनके राइट्स क्या होंगे। भाई किस क्षेत्र में आपका क्या अधिकार है, इस चीज को निर्धारित करने का काम कौन करता है? अनक्लॉज करती है, ठीक है। तो यहां पर राइट्स के साथ साथ एक और चीज डिसाइड कर दी जाती है, और वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपका उत्तरदायित्व क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है। समझ में आ गई बात? यानी कि आप यहां पर एक चीज ध्यान रखोगे एक चीज ध्यान रखोगे कि ये ऑफशोर गवर्नेंस से रिलेटेड चीज है। ऑफशोर गवर्नेंस रिलेटेड चीज है, मतलब देखो गवर्नेंस यानी कि जो शासन होता है, ऑनशोर गवर्नेंस मतलब जो लैंड पर, स्थल को लेकर के जो आपका शासन है, और ऑफशोर गवर्नेंस का मतलब हो जाएगा कि जो महासागर है, जो समुद्र है, उसमें अधिकार क्या होंगे, कौन से कानून लागू होंगे, ठीक है, कौन सी अथॉरिटीज हैं जो वहां पर काम करेंगी। तो इन सब चीजों को डिटरमाइन करने का, इन सब चीजों को फिक्स करने का काम कौन करता है? अनक्लॉज करता है, ठीक है। अब अनक्लॉज में जैसे बात है 5 क्षेत्र है। अब ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले जो हमारा लैंड होता है ना, स्थल, उस स्थल पर हमें क्या ड्रॉ करनी होती है? एक बेस लाइन ड्रॉ करनी होती है, एक आधार रेखा बनानी होती है, ठीक है। फिर आप आधार रेखा
से अगर देखोगे, जैसे मान लीजिए यहां पर ये लैंड हो गया और ये हमारी बेस लाइन हो गई, यहां पर हमने ये बेस लाइन ड्रॉ कर ली, तो आधार रेखा और स्थल के बीच में अगर कोई भी पानी मिल जाए, जैसे मान लीजिए कोई एस्चुरी मिल गई, ज्वार नदमुख, या कोई झील मिल गई, तो उस सब को क्या कहा जाएगा? उस सब को आप कहोगे कि वो इंटरनल वाटर है, यानी कि वो आपका आंतरिक जल हो जाएगा। ठीक है, वो आपका आंतरिक जल हो जाएगा। फिर आप आधार रेखा से और आगे बढ़ोगे, कितना? 12 समुद्री मील। ठीक है, कितना आगे बढ़ना है? 12 समुद्री मील। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा टेरिटोरियल, यानी कि हिंदी में इसे हम क्षेत्रीय जल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षेत्रीय जल, या क्षेत्रीय आप कहोगे, क्षेत्रीय सागर भी आप इसे कह सकते हो। फिर आप और आगे जाओगे, कितना? यहां से 12 समुद्री मील और आगे चले जाइए, तो कॉन्टिगुअस जोन कहा जाता है। कॉन्टिगुअस जोन मतलब हिंदी में याद रखेंगे, इसको कहते हैं सांतत्य क्षेत्र। सांतत्य क्षेत्र कह देंगे। फिर यहां से और आगे बढ़ोगे तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे बेस लाइन है ना, ये इस बेस लाइन से आप महासागर की ओर चलते हुए जाएंगे, कितना? पूरा 200 समुद्री मील, 200 नॉटिकल माइल्स। तो इस पूरे 200 समुद्री मील के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है EEZ, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और 200 समुद्री मील से और आगे चले जाओगे तो ये वाला हिस्सा जो है वो हाई सी कहलाएगा। ठीक है, हाई सी कहलाएगा। चलो अब मैं जल्दी से ना ये बता देता हूं आप लोगों को कि इसमें अलग अलग जो हमारे ये जोन्स हैं, अलग अलग जो हमारे क्षेत्र हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। जैसे सबसे पहले मैंने देखो बताया बेस लाइन। भाई बेस लाइन क्या करना है? इसमें एक चीज छोटा सा समझ लो कि किसी भी अगर आप तटवर्ती इलाके पे जाओगे तो जो कोस्ट लाइन होगी ना, वो इस तरीके से जिगजैग आपको देखने को मिलेगी। अब करना क्या है? अब सिंपली करना ये होता है कि जो महासागर की ओर आगे की ओर निकले हुए हिस्से हैं ना, इन सबको क्या कर देना है? कनेक्ट कर देना है, जोड़ देना है। तो इनको जोड़ दोगे तो ये जो एक सीधी रेखा बन गई, इसको क्या कहा जाएगा? बेस लाइन कहा जाएगा। ठीक, अब ये है आपका स्थल, ये लैंड है, ये आपकी बेस लाइन है। तो इन दोनों के बीच का यहां पर जो पानी होगा, इस पानी को क्या कहा जाता है? इस पानी को याद रखेंगे, इसे कहते हैं इंटरनल वाटर, यानी कि इसे क्या कहा जाएगा? आंतरिक जल कहा जाएगा। ठीक है, आंतरिक जल कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा इसे। ठीक, अब आंतरिक जल की जहां तक बात है कि भाई इंटरनल वाटर है, यहां पर क्या है? यहां पर फुल सॉवरेनिटी है, यानी कि जिस तरीके से लैंड पर सॉवरेनिटी होती है ना, स्थल पर संप्रभुता होती है, बिल्कुल उसी तरीके से पूर्ण संप्रभुता, फुल सॉवरेनिटी मिलती है किस पर? इंटरनल वाटर्स पर। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी दूसरे देश का यहां पर कोई अधिकार नहीं होता है। समझे? हमारे पूरे कानून लागू होंगे, वहां जो भी पानी है, जो भी संसाधन है, उन सब पर कंप्लीट राइट्स, पूर्ण अधिकार होगा किसका? उस देश का जिस देश का वो इंटरनल वाटर है, आंतरिक जल है। और ध्यान रखेंगे यहां पर इनोसेंट पैसेज का भी कोई अधिकार नहीं होता है। इनोसेंट पैसेज मतलब दूसरे देश का जहाज वहां से चुपचाप निकल जाए, जहाज हो, शिप हो, या फिर सबमरीन हो जो पनडुब्बी हो, है ना, तो उनके पास भी चुपचाप निकलने का यहां पर कोई अधिकार नहीं। हां, तटवर्ती देश चाहे, कोस्टल स्टेट चाहे तो वो अलाउ कर सकता है कि भाई आप निकल जाइए, लेकिन अगर वो अलाउ नहीं करता है, वो कहता है कि आपको नहीं निकलने देंगे यहां से, तो आप यूएन में नहीं जा सकते इस मसले को लेकर के, बिकॉज इन इंटरनल वाटर देयर इज नो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर इसके आगे क्या आ जाएगा? आपका टेरिटोरियल सी आ गया, क्षेत्रीय सागर आ गया। अब टेरिटोरियल सी मैंने बताया, देखो बेस लाइन से कहां तक जाएगा? 12 समुद्री मील। समुद्री मील याद रखिएगा, समुद्री मील थोड़ा अलग होता है। एक समुद्री मील 1.15 लैंड माइल्स के बराबर होता है, यानी कि जो स्थलीय मील होता है ना,
उसमें 1.15 मील के बराबर होता है, किलोमीटर में याद रखोगे तो 1.85 किलोमीटर, ठीक है, 1.85 किलोमीटर, ये ध्यान रखना है। यहां पर भी देखोगे सॉवरेनिटी है और ज्यूरिसडिक्शन है यानी कि जो 12 समुद्री मील तक का पानी है ना, पूर्ण संप्रभुता है। यहां पर भी देखोगे ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन मतलब हमारे या फिर तटवर्ती जो देश होगा उसके कानून यहां पर लागू होंगे, जो भी संसाधन होंगे, जो भी चीजें होंगी वो पूरी की पूरी तटवर्ती देश की होंगी। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि इनोसेंट पैसेज का राइट होता है। इनोसेंट पैसेज का मतलब है कि जैसे यहां पर हम लोग देख रहे थे कि भाई इस पानी से होकर के, मान लीजिए भारत का टेरिटोरियल वाटर है, क्षेत्रीय जल है, उससे होकर के चाइना का कोई जहाज निकलना चाहता है तो क्या लगता है भारत मना कर सकता है कि हम नहीं निकलने देंगे? नहीं, आप मना नहीं कर सकते तब तक जब तक चाइना के उस जहाज से आपकी सिक्योरिटी को, आपकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। अगर वो जहाज चलता चला जा रहा है बिना रुके, बिना किसी तरीके का थ्रेटनिंग पोस्चर दिखाए, कोई भी ऐसी स्थिति वो नहीं पैदा कर रहा है जिससे आपके सिक्योरिटी फोर्सेस को लग रहा है कि भाई देखो हमारे लिए दिक्कत है, तब तक आप उसे मना नहीं कर सकते। सबमरीन्स जो होती हैं, पनडुब्बियां जो होती हैं, उनके लिए भी ये चीज होती है कि उन्हें सरफेस पर आना होगा, सतह पर आना होगा और सतह पर आकर के अपने देश का झंडा शो करना होगा और आप चले जाइए। इनोसेंट पैसेज है, ये कहां पर है? टेरिटोरियल वाटर में होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। फिर देखो टेरिटोरियल वाटर से आगे आप चले जाओगे कॉन्टिगुअस जोन, यानी कि आपका सांतत्य क्षेत्र। अब ये कहां से कहां तक? तो देखिए बेस लाइन से 12 समुद्री मील आपका क्षेत्रीय जल है, फिर क्षेत्रीय जल से और 12 समुद्री मील आगे चले जाओगे तो आपका सांतत्य क्षेत्र है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि ये एक इंटरमीडिएरी जोन है, यानी कि एक तरीके से एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है। किसके किसके बीच में? जो आपका टेरिटोरियल वाटर होता है, क्षेत्रीय जल होता है, और जो आपका ईईजेड है, आपका जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, उसके बीच में। अब यहां पर बात क्या होती है? देखो यहां पर बात यह होती है कि यहां पर जितने भी संसाधन है, रिसोर्सेस पर पूरा अधिकार है आपका, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, बायोटिक हो या एबायोटिक हो। जितने भी संसाधन मिलेंगे, यहां पर जो जीव जंतु मिलेंगे, यहां पर जो पेट्रोलियम के भंडार होंगे, नेचुरल गैस के भंडार होंगे, जो मेटलिक मिनरल्स होंगे, सब कुछ देश के। लेकिन यहां पर हर एक कानून लागू नहीं होता है। यहां पर कानून लागू होते हैं इमिग्रेशन से रिलेटेड। कोई गैर कानूनी रूप से देश छोड़ करके भाग रहा है या देश में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है, उसे पकड़ा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा सैनिटरी यानी कि पॉल्यूशन, भाई कोई हमारे तट के आसपास का जो पानी उसमें प्रदूषण कर रहा है, प्रदूषण करके भागना चाहे तो हम पकड़ सकते हैं, हमारा कानून उस पर लागू होगा। इसके अलावा कस्टम एक्साइज यानी कि कर की जो चोरी होती है उससे जुड़ी हुई अगर चीजें हैं तो वो यहां पर लागू होंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर कॉन्टिगुअस जोन जो है, ये याद रखना है कि ये ओशन की सरफेस और फ्लोर पर ही ज्यूरिसडिक्शन देता है। मतलब जो समुद्र की सतह है ना, जो समुद्र की तली है, केवल उसी पर आपके अधिकार हैं। अगर मान लीजिए कि कोई ऊपर से हवाई जहाज उड़ करके जा रहा है तो एयर स्पेस जो होता है उसमें आपका कोई अधिकार नहीं होता। यह ध्यान रखना है कॉन्टिगुअस जोन के बारे में। फिर अगर ईजेड में आ जाओगे तो ईजेड मैंने बताया कि बेस लाइन से कहां तक, भाई आपने बेस लाइन खींची है, वहां से आप 200 समुद्री मील, 200 नॉटिकल माइल तक चले जाइए, पूरा आपका ईजेड होगा, ठीक। अब ईजेड में क्या होता है? देखो जितने भी रिसोर्सेस हैं, चाहे वो पानी में मिले या फिर सी बेड में मिले, समुद्र की तली में मिले, उन संसाधनों को एक्सप्लोर करना, उनकी खोज करना, उनका दोहन करना, कंजर्वेशन संरक्षण करना, मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना, ये सब का सब किसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है? जो तटवर्ती देश है उसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि एनर्जी प्रोडक्शन
ऊर्जा का उत्पादन, भाई आप पानी का इस्तेमाल करना चाहते हो, जो वेव्स वगैरह होती हैं उनका इस्तेमाल करना चाहते हो, जो करंट्स हैं, जलधाराएं हैं, जो पवन है, उसका प्रयोग करके आप यहां पर बिजली पैदा करना चाहते हो, तो वो भी आपके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें यह ध्यान रखना है कि ईईजेड जो है वो केवल रिसोर्स राइट्स को ही क्या करता है, प्रोवाइड करता है, यानी कि केवल संसाधनों पर आपका अधिकार है। कोई दूसरे देश का शिप वहां से जाना चाहता है, सबमरीन जाना चाहती है, ऊपर से कोई हवाई जहाज जाना चाहता है, तो उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, वो आसानी से क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं। तो नेविगेशन और ओवरफ्लाइट को लेकर के कोई भी राइट, कोई भी अधिकार जो है वो नहीं होता एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। हाई सी यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र के आगे निकल गए आप, यहां पर अगर जाकर के देखोगे तो इसे कहा जाता है कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड, यानी कि सभी देशों का है। भाई दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश भी तो हैं जिनके पास तटरेखा ही नहीं है, जिनके पास कोस्टलाइन ही नहीं है। जैसे भाई अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ही बात कर रहे हो तो आप नेपाल की बात करिए, आप भूटान की बात करिए, ये दो देश तो इनके पास तो कोस्टलाइन है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि महासागरों में जो संसाधन मिलते हैं, महासागरों में जो रिसोर्सेज मिलते हैं, उनका नेपाल और भूटान का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, हाई सीज यानी कि ईजेड के आगे जो कुछ भी महासागर में मिलेगा, जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे, जो भी संसाधन मिलेंगे, वो सारे के सारे देशों के हैं, पूरी मैनकाइंड के हैं, पूरी जो मानव सभ्यता है उसके हैं। हां, इसमें एक चीज है कि पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे ट्रांजिट यानी कि आवागमन के लिए, मरीन साइंस, ठीक है, अंडर सी एक्सप्लोरेशन, तो वहां पर जो संसाधन मिल रहे हैं उनकी खोज करिए, उनका दोहन करिए। ठीक है, वैज्ञानिक अगर आप अध्ययन वगैरह करना चाहते हो उसके लिए आप करिए, आवागमन के लिए करिए, नेविगेशन के लिए करिए, लेकिन पीसफुल पर्पसेस के लिए। ये नहीं है कि मैनकाइंड का कॉमन हेरिटेज है तो हम वहां जाके बम दागेंगे, बढ़िया है ना, ये सारी चीजें नहीं है। तो ये पूरा का पूरा अनक्लॉज के बारे में जो जानकारी आप लोगों को देनी थी वो पूरा मैंने बताया। ध्यान रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, साउथ चाइना सी के कॉन्टेक्स्ट में यह आपसे पूछा जा सकता है। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि कच्चातीवू आइलैंड को लेकर के जो एक मैटर जनरेट हुआ है इंडियन पॉलिटिक्स में, वहां पर भी ये चीज आएगी, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के बीच का अगर आप पानी देखोगे ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच का स्पेस देखोगे तो वो इतना ब्रॉड स्पेस नहीं है कि वहां पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो 200 नॉटिकल माइल्स इधर और 200 नॉटिकल माइल्स उधर से आ पाए। तो वहां पर मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर के अग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ, समझे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज आपकी जो हो जाएगी वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ओके।